प्रीवियस लेक्चर्स में हम साबित कर चुके हुए हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है और ऐसी काउंटर एग्जांपल्स भी देख चुके हैं कि हर बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन बाउंडेड सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हो भी सकती हैं। कब कन्वर्जेंट हो सकती हैं, आज इस तरह का एक क्राइटेरिया सीखेंगे कि एक रियल नंबर्स में बाउंडेड सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती क्या है, कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहते हैं। गेस करें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी? ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो, हम उसको कहेंगे वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आर के अंदर एक सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे अगर सीक्वेंस की जब भी टर्म नंबर n+1 जो है वो टर्म नंबर n से ग्रेटर और इक्वल हो। यानी जब हम टर्म नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करें तो टर्म नंबर 2 ग्रेटर और इक्वल टू टर्म नंबर 1 हो। जब हम टर्म नंबर 2 और टर्म नंबर 3 का कंपैरिजन करें तो टर्म नंबर 3 ग्रेटर और इक्वल टू टर्म नंबर 2 हो और ये रिजल्ट सीक्वेंस की हर टर्म के लिए होल्ड कर रहा हो। इस रिजल्ट को आप ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी कोई सी भी दो टर्म्स को कंपेयर करें, टर्म नंबर n और टर्म नंबर m को, और अगर नंबर m नंबर n से ग्रेटर है तो सीक्वेंस की जो टर्म नंबर m होगी वो टर्म नंबर n से ग्रेटर और इक्वल होगी। ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल आपके सामने है, सीक्वेंस है 1 2 3 और सो ऑन। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसकी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हर नेक्स्ट टर्म ग्रेटर और इक्वल हो, तो जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो तब भी ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप कह ये सकते हैं कि जो सीक्वेंस इस वक्त आपके सामने है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जब भी आप नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर इक्वल आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस है 1 1 1 सो ऑन। क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? जहन में इंक्रीजिंग के लफ्ज़ से ख्याल ये पैदा होता है कि हर टर्म को बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्शन ये नहीं रखी है कि हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से बड़ा होना चाहिए। हमने रिस्ट्रिक्शन क्या रखी है कि हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और क्या ये सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? आप सेकंड टर्म देखें 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से ग्रेटर और इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है। लेकिन अगर हम जुमला बोल रहे हैं ग्रेटर और इक्वल, आर के साथ बोल रहे हैं या के साथ बोल रहे हैं, तो ग्रेटर और इक्वल वाला जुमला फर्स्ट और सेकंड टर्म के लिए ट्रू है। सेकंड और थर्ड टर्म की बात करें तो भी गो के ये इक्वल टर्म्स हैं, लेकिन ग्रेटर और इक्वल वाला जुमला ट्रू है। यानी इस सीक्वेंस की जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप पिक करते हैं तो नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म के गो के इक्वल है, लेकिन ग्रेटर और इक्वल वाला जुमला भी ट्रू है, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। आप जब भी इसकी कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पिक करते हैं तो या तो कंसेक्यूटिव टर्म्स इक्वल आ रही हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म इक्वल हैं, सेकंड और थर्ड टर्म में जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से ग्रेटर है। ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों केसेस में आप कह सकते हैं हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। जहन में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लफ्ज़ अगर हम इंक्रीजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर नेक्स्ट टर्म को इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन में ऐसा नहीं है। अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि सीक्वेंस की हर टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो, तो ऐसी सीक्वेंस के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
कैसी सीक्वेंस? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो। xn+1 हमेशा xn से ग्रेटर हो और ये n की तमाम वैल्यूज़ के लिए कंडीशन होल्ड कर रही हो, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो। जब हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगी तो कोई सी भी दो टर्म्स अगर आप पिक करके उनका कंपैरिजन करेंगे और से टर्म नंबर n और m का कंपैरिजन करना है और m n से बड़ा है, तो फिर इस सूरत में टर्म नंबर m जो है वो टर्म नंबर n से ग्रेटर आएगी। इन इनइक्वालिटीज़ को कंसेक्टिवली यूज़ करके आप इस रिज़ल्ट को बना सकते हैं कि कोई सी भी दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो हमेशा जिस टर्म का नंबर बड़ा होगा वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगी। कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं कि जो ऊपर 4 एग्जांपल्स मौजूद हैं आपके पास, इनमें से एग्जांपल नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो सेकंड एग्जांपल है वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो थर्ड एग्जांपल है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर नहीं बल्कि यहाँ एग्जैक्टली इक्वल है। और जो फोर्थ एग्जांपल है ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। कुछ टर्म्स कंसेक्टिव आपस में इक्वल हैं और कुछ कंसेक्टिव टर्म्स में नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से ग्रेटर है। ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी फोर्थ एग्जांपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस हैं, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल जो हैं ये इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस तो हैं लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस नहीं हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सीक्वेंस की शुरू की कुछ टर्म्स में तो इस तरह की रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इंक्रीजिंग वाली या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हम सीक्वेंस को कहते हैं वो इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन एक ख़ास नंबर ऑफ टर्म्स के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी हम कहेंगे एक सीक्वेंस रियल नंबर्स की वो इवेंचुअली इंक्रीजिंग है अगर आपको एक नेचुरल नंबर n स्टार मिल जाए, n स्टार एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि n स्टार से पहले वाली टर्म्स तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रही हो, लेकिन n स्टार और उसके बाद वाली सारी टर्म्स में इंक्रीजिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। टर्म नंबर n+1 और टर्म नंबर n में रिलेशन ये हो कि टर्म नंबर n+1 टर्म नंबर n से ग्रेटर और इक्वल है। जब भी आप कंपैरिजन कहाँ से शुरू कर रहे हैं? टर्म नंबर n स्टार से। जब n को आप n स्टार से ग्रेटर या इक्वल लें तो फिर इंक्रीजिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कैसी है, वो इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस की। पहली एग्जांपल आपके सामने ये है, आप गौर करें इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म लेस हो गई है। थर्ड टर्म में गौर करें, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से बड़ी हो गई है। फोर्थ टर्म सेकंड टर्म से लेस हो गई है। फिफ्थ टर्म ग्रेटर हो गई है। सिक्स्थ टर्म ग्रेटर हो गई है। सेवन्थ टर्म ग्रेटर हो गई है। आप कह सकते हैं इसमें जब भी आप कंपैरिजन स्टार्ट करें टर्म नंबर 4 से, तो 4 और उससे ग्रेटर और इक्वल टू वाली सारी टर्म्स के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी xn इसके लिए लेसर इक्वल है xn+1 से, या कह लें xn+1 ग्रेटर और इक्वल है xn से। जब भी आप n को स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 4 या 4 से बड़े नंबर से, यानी n को 4 से स्टार्ट करें, 4 या 4 से बड़े नंबर के लिए हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जो बिहेवियर हुआ करेगा वही इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सीक्वेंस की m टेल कन्वर्जेंट हो तो वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है, m टेल डाइवर्जेंट हो तो सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होती है। m टेल का मतलब होता है शुरू की कुछ टर्म्स छोड़ दें उसके बाद वाली सारी टर्म्स ले लें। तो अगर मैं इस सीक्वेंस की शुरू की 3 टर्म्स छोड़ दूं उसके बाद वाली सारी ले लूं तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका बिहेवियर और इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर एक जैसा होगा। इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर
और इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर हमेशा एक जैसा होगा। एक और एग्जांपल देखने लगे हैं इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। आपके सामने ये एक सीक्वेंस है, इसकी पहली जो 100 टर्म्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक इसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस है, लेकिन उसके बाद बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इन्फिनिटी तक वो हमेशा इंक्रीज होती चली जा रही हैं। यानी टर्म नंबर 100 के बाद टर्म नंबर 101 जो है वो टर्म नंबर 100 से ग्रेटर और इक्वल है, टर्म नंबर 102 टर्म नंबर 101 से ग्रेटर और इक्वल है, और सो ऑन। इसके लिए इवेंचुअली इंक्रीजिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। टर्म नंबर n+1 हमेशा ग्रेटर और इक्वल है xn से। अगर आप n को 100 से स्टार्ट करते हैं यानी 100 या उससे बड़े n के लिए हमेशा नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल है, हम कहेंगे ये इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और फिर दोबारा दोहरा दूं, अगर कोई सीक्वेंस इवेंचुअली इंक्रीजिंग है तो आप उसको एज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही ट्रीट करेंगे, उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ देंगे, बाकी टर्म्स के बारे में बिहेवियर चेक कर लेंगे। अगर वो कन्वर्जेंट है तो ओवरऑल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, अगर शुरू की टर्म्स छोड़ने के बाद बाकी सारी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो टोटल सीक्वेंस जो पूरी सीक्वेंस है वो भी डाइवर्जेंट ही है। इवेंचुअली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर और इंक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर हमेशा एक जैसा हुआ करता है। तो हमने पढ़ा ये है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। हमने कहा है इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो होती है जिसकी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो होती है जिसकी नेक्स्ट टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो, और इवेंचुअली इंक्रीजिंग वो होती है जिसकी कुछ फाइनाइट टर्म्स तो इस बिहेवियर को सेटिस्फाई ना कर रही हों, लेकिन उन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद हमेशा इंक्रीजिंग वाला बिहेवियर सेटिस्फाई हो रहा हो। आप खुद डिफाइन करेंगे कि इवेंचुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी। मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं है, आप कर सकेंगे। अगर हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में एक और सवाल पैदा होता है, क्या इसी तरह से कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो सकती है? तो नेक्स्ट हम डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस की डेफिनेशन ही देखने लगे हैं। तो बात करने लगे हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। हम एक सीक्वेंस को डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे अगर उसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस और इक्वल हो। अगर हर नेक्स्ट टर्म नंबर n+1 प्रीवियस टर्म n से लेसर इक्वल हो, हम उसको कहेंगे वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप देखें, आपके सामने पहली एग्जांपल है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से लेस है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म से लेस है, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से लेस है, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये आपके सामने एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक और सीक्वेंस आपके सामने है, आसानी से आप देख सकते हैं, ये भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। फिर आपके सामने एक सीक्वेंस है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सारी टर्म्स इक्वल हैं तो हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। कह ये सकते हैं कि जो सीक्वेंस कांस्टेंट होती है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी होती है और वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी होती है। और लास्ट एग्जांपल आपके सामने है, इसमें कुछ टर्म्स प्रीवियस टर्म्स के इक्वल हैं और कुछ लेस हैं, तो लेसर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जैसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की थी, वैसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करने लगे हैं। ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस हो, इक्वल ना हो, लेस हो, हम उसको कहेंगे वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऊपर वाले एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की एग्जांपल्स हैं। फिर उसी तरह से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक तो डिक्रीज होने वाला बिहेवियर सेटिस्फाई ना हो रहा हो, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद बाकी सारी टर्म्स में नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस को हम इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे अगर आपको एक नेचुरल नंबर n स्टार मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म का नंबर जब भी n स्टार या उससे ग्रेटर लें तो नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल आ रही हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके सामने ये सीक्वेंस है,
इसकी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से लेस है, थर्ड टर्म ग्रेटर हो गई है, फोर्थ टर्म लेस है और फिफ्थ लेस है, सिक्स्थ लेस है, इसके बाद वाली भी सारी टर्म्स प्रीवियस टर्म से लेस हैं, लेसर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप कह सकते हैं ये एक इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसमें xn प्लस 1 लेसर इक्वल टू xn की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब भी आप n को 3 या उससे ग्रेटर ले लेते हैं। एक और सीक्वेंस है आपके सामने, इसकी फर्स्ट 100 टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन 100 टर्म्स के बाद टर्म नंबर 101 टर्म नंबर 100 से लेसर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, टर्म नंबर 102 टर्म नंबर 101 से लेसर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और अब ये कंडीशन बाकी सारी टर्म्स के लिए होल्ड कर रही है। यानी इस सीक्वेंस के लिए xn प्लस 1 जो है हमेशा लेसर इक्वल है xn से जब भी आप n को 100 या उससे बड़ा नंबर लेते हैं। तो ये सीक्वेंस भी एक इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और फिर बात याद करवा दूं कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर और इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर एक जैसा हुआ करेगा। इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में से जो टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बिहेवियर को सेटिस्फाई नहीं कर रही है उनको निकाल दें, बाकी इन्फिनिट टर्म्स होंगी वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बिहेवियर को सेटिस्फाई कर रही होंगी। अगर वो वाली सीक्वेंस बाकी वाली एम टेल सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी तो ओरिजिनल इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर एम टेल वाली सीक्वेंस कुछ टर्म्स छोड़ देने के बाद वाली जो इवेंचुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट होगी तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट होगी। तो हमने फिलहाल बात की है इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस की और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस की। यहीं पे एक वर्ड बता दूं, मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। मोनोटोन सीक्वेंस हर उस सीक्वेंस को कहते हैं जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। हर वो सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो हम उसको मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में आपसे कहा ये था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, ये हम प्रूव कर चुके हुए हैं और ऐसी एग्जांपल्स देख चुके हुए हैं कि बाउंडेड सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। और आज हम ये रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे कि आखिर बाउंडेड सीक्वेंसेस कब कन्वर्जेंट हो सकती हैं। तो हमारे पास आज का तो हम करने लगे हैं एक थ्योरम ये है कि अगर xn आपके पास एक बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, xn में दो खूबियां हैं। एक खूबी ये कि ये बाउंडेड अबव है और दूसरी खूबी ये कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो प्रूफ ये करना है कि ऐसी सूरत में इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और इसकी जो लिमिट का आंसर होगा वो सीक्वेंस से बनने वाले सेट के सुपरीमम के इक्वल होगा। हमें दो बातें गिवन हैं। एक बात ये गिवन है कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और दूसरी बात ये गिवन है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने आज ही सीखी है, किसको कहते हैं, बाउंडेड अबव सीक्वेंस किसको कहते हैं। इससे पहले आप बाउंडेड सीक्वेंस सीख चुके हैं। हम कहते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। बाउंडेड सीक्वेंस हमने कहा था अगर आपके पास एक सीक्वेंस xn है और उसकी हर टर्म जो है वो हमेशा दो रियल नंबर्स के दरमियान है, या हमने कहा था ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म का मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर m है, हम उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब बाउंडेड अबव किसको कहेंगे, गेस कर सकते हैं आप आसानी के साथ। बाउंडेड अबव हम ऐसी सीक्वेंस को कहेंगे जिस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो हमेशा किसी रियल नंबर m से लेसर इक्वल हो। ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म किसी एक रियल नंबर m से, रियल नंबर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, सीक्वेंस ऐसी जिसकी हर टर्म एक नंबर m से लेसर इक्वल हो, हम उसको कहेंगे वो बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। सीक्वेंस में हमें दो खूबियां बता दी गई हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और इंक्रीजिंग है, और हमने प्रूव ये करना है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और इसकी लिमिट का आंसर जो आ रहा है वो सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट के सुप्रीमम के इक्वल है। इसमें मुझे याद करवानी पड़ेंगी आपको चंद बातें। सबसे पहले हम याद करते हैं चैप्टर 1 में से कि अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड हमने इसी लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था।
वैसे हमने जनरली पढ़ा था किसी भी ऑर्डर सेट के लिए, इस वक्त मैं बात करने लगा हूँ ऑर्डर सेट आर के लिए। अगर ए कोई रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट हो, एक रियल नंबर m को अपर बाउंड कहेंगे अगर m सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। और अपर बाउंड के बाद दूसरी चीज़ जो मुझे इस्तेमाल करनी है आज वो सुप्रीमम है। एक नंबर को सुप्रीमम कहेंगे अगर उसमें दो खूबियाँ हों। a r का नॉन एम्प्टी सबसेट है, अल्फ़ा को हम सुप्रीमम कहेंगे a का अगर अल्फ़ा में पहली खूबी ये हो कि ये अपर बाउंड हो, अल्फ़ा सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, अल्फ़ा अपर बाउंड हो, एक खूबी ये हो। और दूसरी खूबी ये हो कि इससे छोटा कोई नंबर अपर बाउंड ना हो। अगर मैं अल्फ़ा में से कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन निकाल दूं, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन ले लूं, यानी अल्फ़ा से छोटा नंबर ले लूं, ये अपर बाउंड ना हो। अपर बाउंड होने का मतलब था ये सेट के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर हो, ना होने का मतलब है ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो। तो हम ऐसे नंबर अल्फ़ा को लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहते हैं जिसमें ये दो खूबियाँ हों। सुप्रीमम की दूसरी कंडीशन हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन उसका इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। और एक और बात का मुझे इस्तेमाल करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं एक सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करेगी अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, जब भी आप सीक्वेंस की टर्म का नंबर n0 या उससे ग्रेटर लें। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो आपको हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। यहाँ पर हमने सीक्वेंस xn को कन्वर्जेंट प्रूव करना है कि वो इस सुप्रीमम को कन्वर्ज कर रही है। अगर इस सुप्रीमम का नाम फ़र्ज़ करें मैं x स्टार रख लेता हूँ, किसका? सुप्रीमम का। किस चीज़ के सुप्रीमम का? सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट के सुप्रीमम का नाम अगर मैं x स्टार रख लूँ, मुझे प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस xn x स्टार को कन्वर्ट कर रही है। यानी बेसिकली मुझे प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस की टर्म xn माइनस x स्टार का मॉडुलस लेस है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से, और हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर n0 आपको मिल रहा है कि ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ये रिज़ल्ट हमने बनाना है, ये रिज़ल्ट बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कि जो सीक्वेंस हमें दी गई है वो बाउंडेड अबव है। अगर बाउंडेड अबव सीक्वेंस है तो जैसे मैंने अभी बताया, इसका मतलब है आपको मिल जाएगा एक रियल नंबर m, किस कंडीशन के साथ कि सीक्वेंस की हर टर्म इस रियल नंबर m से लेसर इक्वल होगी। ये हमने इस्तेमाल किया है किस चीज़ का? बाउंडेड होने का। अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स का सेट बना लूँ, सीक्वेंस की टर्म्स का जो सेट बन रहा है m इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, तो m इस सेट का अपर बाउंड है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि बाज़ का सेट्स ऐसे होते हैं कि उनके अपर बाउंड होते हैं लेकिन सुप्रीमम नहीं होते। और हमने ये पढ़ा था कि अगर रियल नंबर्स के सबसेट की बात हो और उसका अपर बाउंड आपको मिल जाए तो हम कहते हैं उसका सुप्रीमम भी ज़रूर मिलेगा। इसको हम रियल नंबर्स की लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी कहते हैं या रियल नंबर्स के कंप्लीट होने की प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस की टर्म्स से बनने वाले सेट का अपर बाउंड मौजूद है तो इसका मतलब है हमारे पास इसका सुप्रीमम भी मौजूद है। ये जो मेरा सीक्वेंस की टर्म्स का सेट है ये R का सबसेट है, इसका अपर बाउंड मौजूद है और R हमें मालूम है कंप्लीट होता है। इसका मतलब है इस सेट का सुप्रीमम भी मौजूद है। उस सुप्रीमम का नाम हम फ़र्ज़ करें रख लेते हैं कि x स्टार है। सीक्वेंस की टर्म्स से हमने सेट बनाया है, उस सेट के लिए हमने कहा यह है कि अपर बाउंड है उसका मौजूद। हमने कहा यह है कि वो सेट रियल नंबर्स का सेट है, उसका अपर बाउंड है, R कंप्लीट है तो इसका सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। उसके सुप्रीमम का नाम हमने x स्टार रख लिया है। और अब हमने प्रूव ये करना है कि किसी भी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल रहा है कि xn माइनस x स्टार मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम कोई सा एप्सिलॉन ले लेते हैं। हमने कोई सा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लिया। इस्तेमाल इस बात का करने लगे हैं
कि एक्स स्टार जो है वो सुप्रीमम है। अगर एक्स स्टार सुप्रीमम है तो सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक इससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं होगा, यानी एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा इस सेट का। अगर अपर बाउंड नहीं है तो ये सेट के कम अज़ कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब है कि सेट xn n बिलोंग्स टू n में एक एलिमेंट से xk मौजूद है। अगर x के इस सेट का एलिमेंट है तो k कोई ना कोई नेचुरल नंबर है कि x स्टार माइनस एप्सिलॉन जो है वो इस एलिमेंट xk से छोटा है। x स्टार माइनस एप्सिलॉन xk से छोटा है। मैं ये रिजल्ट बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ xn के इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने का। इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने का मतलब है कि सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल है। तो अगर मैं सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म xn लूँ जिसका नंबर k या k से बड़ा होगा, वो टर्म इस k टर्म से बड़ी होगी। सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल है। ना सिर्फ कंसेक्टिव टर्म्स में ये रिलेशन है, जब भी सीक्वेंस की कोई ऐसी टर्म लेते हैं जिसका नंबर प्रीवियस टर्म के नंबर से बड़ा होता है तो वो ग्रेटर और इक्वल आती है। इस रिजल्ट की मदद से आप कह सकते हैं जब भी आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म nth टर्म लेंगे जिसका नंबर k या k से बड़ा होगा, वो टर्म xn xk से ग्रेटर और इक्वल होगी। ये जो इनक्वालिटी 1 है और इनक्वालिटी 2 है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें। x स्टार माइनस एप्सिलॉन xk से लेस है, xk xn से लेसर इक्वल है, दोनों को मिला लें तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि x स्टार माइनस एप्सिलॉन xn से लेसर है। और ये रिजल्ट हर उस n के लिए होल्ड कर रहा है जो k या k से बड़ा है। बनाना ये रिजल्ट चाहता हूँ, इस रिजल्ट को बगैर मॉडुलस के लिखें तो बेसिकली बनाना मुझे ये है कि xn माइनस x एप्सिलॉन से छोटा और माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। xn माइनस x एप्सिलॉन से छोटा और माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, बगैर मॉडुलस के लिखें। और x स्टार को कन्वर्ज करवाना है तो यहाँ x स्टार, और अगर x स्टार को थ्रू आउट ऐड कर लें तो xn बड़ा है x स्टार माइनस एप्सिलॉन से और xn छोटा है x स्टार प्लस एप्सिलॉन से। फिलहाल xn बड़ा है x स्टार माइनस एप्सिलॉन से, ये पार्ट मैंने प्रूव कर लिया है। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि xn x स्टार प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। उसके लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ कि x स्टार जो है वो सुप्रीमम है xn वाले सेट का। x स्टार सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो x स्टार सीक्वेंस की हर टर्म से ग्रेटर और इक्वल है। x स्टार इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। xn x स्टार से लेसर इक्वल है। x स्टार और x स्टार में अगर एप्सिलॉन ऐड कर लें तो क्या रिलेशन होगी? x स्टार प्लस एप्सिलॉन x स्टार से यकीनन बड़ा होगा। x स्टार xn से ग्रेटर और इक्वल है, तो आप कह ये सकते हैं कि x स्टार प्लस एप्सिलॉन xn से बड़ा है जब भी कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लें। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर लें, xn लेस है x स्टार प्लस एप्सिलॉन से। अब ये दूसरा हिस्सा भी प्रूव हो गया। 4 में ये हिस्सा बन गया कि xn छोटा है x स्टार प्लस एप्सिलॉन से। 3rd में ये बात बन गई कि xn बड़ा है x स्टार माइनस एप्सिलॉन से। इन दोनों को मिलाकर ये वाली बात बन जाएगी और यहाँ से ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। तो हम इस्तेमाल करने लगे हैं 3rd और 4th को, दोनों को मिलाकर लिखने लगे हैं। इसके मुताबिक xn बड़ा है x स्टार माइनस एप्सिलॉन से, इसके मुताबिक xn छोटा है x स्टार प्लस एप्सिलॉन से, दोनों को मिलाकर लिख लिया। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर नेचुरल नंबर के लिए, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं हर n ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है n ग्रेटर और इक्वल टू k के लिए। k कोई फिक्स नेचुरल नंबर है जो हमें मिला है यहाँ पर। जब भी हम दो इनक्वालिटीज़ को इकट्ठा करते हैं, एक n1 से ग्रेटर और इक्वल टू नंबर्स के लिए होल्ड करे और दूसरी n2 से ग्रेटर और इक्वल टू नंबर्स के लिए होल्ड करे, तो दोनों के इस्तेमाल से बनने वाली इनक्वालिटी उस नंबर के लिए होल्ड करती है जो उनमें से बड़ा हो। यहाँ पर
ये वाली इनक्वालिटी हर नेचुरल नंबर के लिए है। ये इनक्वालिटी के या के से बड़े के लिए है। तो 1 और के में से बड़ा नंबर क्या होगा? के हो सकता है के 1 हो तो 1 ही बड़ा नंबर हो जाएगा, के 2 हो तो फिर 2 बड़ा नंबर हो जाएगा। के और 1 में से बड़ा नंबर के है, तो दोनों को मिलाकर बनने वाली इनक्वालिटी होल्ड करेगी हर उस n के लिए जो के या के से ग्रेटर है। आपको बता चुका रिजल्ट क्या बनाना था। रिजल्ट बनाना था हमने कि xn माइनस x स्टार का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, जिसको आप लिख सकते हैं कि xn माइनस x स्टार जो है वो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और एप्सिलॉन से छोटा है। और यहाँ से अगर ये रिजल्ट बना लें तो उससे ये बन जाएगा। ये रिजल्ट कैसे बन सकता है? वो वाला रिजल्ट बनाने के लिए x स्टार थ्रू आउट माइनस कर लें, x स्टार को थ्रू आउट माइनस कर लेंगे तो यहाँ माइनस एप्सिलॉन रह जाएगा, यहाँ xn माइनस x स्टार हो जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको मॉडुलस में चेंज कर सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? कि x मॉडुलस लेस देन a होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस a और a के दरमियान हो। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि xn माइनस x स्टार का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू k के लिए। यही प्रूफ करना था जी, यही प्रूफ करना था। हमने कोई सा एप्सिलॉन लिया था, हमने उस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर k ढूंढ लिया कि xn माइनस x स्टार का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू k के लिए। क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लिया था, इसलिए जब भी हम कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे हम नेचुरल नंबर ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब है ये सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है और ये सीक्वेंस xn x स्टार को कन्वर्ज कर रही है। x स्टार याद करें हमने किसको कहा था? x स्टार हमने कहा था सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। अगर मैं x स्टार की जगह यहाँ ये लिख दूँ तो इसका मतलब है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn सुप्रीमम ऑफ xn n बिलोंग्स टू n वाले सेट के इक्वल है। यही रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे। हमें दिया ये गया था कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है, और हमने प्रूव ये कर दिया कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है बेसिकली वो सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट का सुप्रीमम है। आम हालात में बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है, लेकिन अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो और इंक्रीजिंग हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो, ज़रा डिक्रीजिंग के बारे में सोचें। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो हो तो वो भी कन्वर्जेंट होती है। वो किस नंबर को कन्वर्ज करती है ये आप सोचेंगे। आज के लिए ये आपका सोचने का काम है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो और डिक्रीजिंग हो तो वो किस नंबर को कन्वर्ज करती है। वो कन्वर्ज करती है और किसको कन्वर्ज करती है ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।